हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पेरिफेरल पार्ट 2। तो जैसा हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था, फ्लिन एक ऐसे गेम के अंदर पहुंच जाती है जो दरअसल में उसी की दुनिया का भविष्य है, जहां कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। अब फ्लिन खुद को और अपने परिवार को उन लोगों से कैसे बचाती है, आइए जानते हैं। अब बर्टन और कॉनर फ्लिन से अपने लिए भी फ्यूचर में रोबोट स्टफ बनाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी 2099 में जाके फ्लिन की हेल्प करनी थी। अब इसी सिलसिले को लेकर फ्लिन फ्यूचर में फिर से अपने पेरिफेरल स्टफ में जाकर लेव के साथी ऐश से बर्टन और कॉनर के लिए पेरिफेरल स्टफ बनाने को कहती है और उससे पूछती है कि यहाँ लोगों को इतनी कमी क्यों है, जिस पर विल्फ और ऐश उसे वहाँ एक म्यूजियम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो उसको बताते हैं कि 4 जैकपॉट यानी इवेंट्स की वजह से यहाँ की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई है, जिसमें पहला इवेंट था ब्लैकआउट, जिसमें पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। जिसके बाद दूसरे इवेंट में अर्थ पर एक जानलेवा वायरस फैल गया जो अपने साथ कई करोड़ लोगों को ले गया। तीसरे इवेंट में 40 सालों तक यहाँ पर अर्थक्वेक और सुनामियां आई, जबकि चौथे इवेंट में अमेरिका पर कुछ आतंकवादियों ने न्यूक्लियर हमला कर दिया, जिससे ना जाने कितने लोग मारे गए। ये सब जानने के बाद फ्लिन वापस आ जाती है, जहां बर्टन उससे पूछता है कि क्या तुमने फ्यूचर में हमारे स्टफ बनवा दिए। फ्लिन उससे कहती है कि वो बन रहे हैं। तभी फिर से हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जो एलिटा के गायब होने से 1 साल पहले का होता है, जिसमें एलिटा ग्रेस नाम की एक लड़की से बात कर रही होती है। असल में ग्रेस और एलिटा रिलेशन में होते हैं, पर किसी वजह से ये अब साथ नहीं है, जिसके बाद ग्रेस एलिटा को उसे पिरामिड के पास ले जाती है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। ग्रेस उस पिरामिड को दिखाते हुए बोलती है कि इसकी मदद से हम किसी भी टाइमलाइन में जाकर किसी भी स्टफ या फिर इंसान को खत्म कर सकते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी इंसान के शरीर में हैप्टिक डिवाइस को लगाकर उसके इमोशंस को बदल सकते हैं। पर एलिटा को ये पसंद नहीं आता कि ये लोग इंसानों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। अब हमें 2032 में बॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। बॉब एक किलर होता है जिसे फ्यूचर से एक पार्सल मिला है जिसमें एक सुपरसोनिक गन होती है। तभी उसके पास एक आदमी का कॉल आता है। वो बॉब से कहता है कि तुम्हें फ्लिन और बर्टन को मारना होगा, वरना उनकी जगह तुम्हारी बेटी मरेगी। बॉब को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। अगली सुबह बर्टन फ्लिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉब एक ब्रिज पर अपनी गाड़ी को खराब करने का नाटक करता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद फ्लिन और बर्टन इसी ब्रिज से आने वाले थे। पर उनसे पहले फ्लिन की दोस्त एन वहां पर आ जाती है। वो बॉब की कार को देखकर उसे अपनी कार में कहीं छोड़ने को कहती है। इतने में ही फ्लिन और बर्टन वहां पर आ जाते हैं और तभी बॉब उन पर हमला कर देता है। डिफेंस में बर्टन भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। पर तभी पीछे से एन फ्लिन को बचाने के लिए बॉब को शॉटगन से उड़ा देती है, जिसके बाद वो उसको टॉमी के हवाले कर देते हैं। घर वापस जाकर फ्लिन वापस फ्यूचर में जाती है। वो विल्फ से मिलकर कहती है कि ये कौन है जो बार बार मुझ पर और मेरी फैमिली पर हमला करवा रहा है, जिस पर फ्लिन उसको बताता है कि ये आरआई कंपनी की हेड चेरिस है। फ्लिन विल्फ से कहती है कि हमें उससे एक मीटिंग करनी होगी। वो चेरिस से मिलने अकेले ही जाती है। फ्लिन चेरिस से मिलकर उसको कहती है कि तुम मेरे और मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर चेरिस उसको कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी चुराई हुई चीज दे दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। जिस पर फ्लिन उसको कहती है कि मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। ये सुनकर चेरिस उसको बताती है कि फिर तो मुझको तुम्हारी फैमिली और तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये सुनते ही फ्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो चेरिस को पटक देती है और बहुत बुरी तरह से मारती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरी फैमिली के आसपास भी दिखी ना तो तुम मारी जाओगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उधर साल 2032 में हम टॉमी को देखते हैं जो बॉब को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। तभी एक इनविजिबल कार आकर टॉमी की कार को उड़ा देती है और बॉब को कोई बचाकर ले जाता है। उधर फ्यूचर में फ्लिन विल्फ के पास होती है। वो उससे बोलती है कि चेरिस शायद मेरे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वो मुझसे एलिटा का चुराया हुआ डेटा चाहती है। इसके बाद वो दोनों एक दुकान में चले जाते हैं। असल में इस दुकान वालों ने एलिटा का पेरिफेरल स्टफ बनाया होता है। विल्फ वहाँ के एक आदमी से एलिटा का पता पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता, जिस पर फ्लिन उस आदमी को पीटने लग जाती है। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि एलिटा के साथ अब नियो प्राइम भी शामिल है। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया
तो वो हमें मार देंगे। नियो प्राइम एक आतंकवादी संगठन है और शायद एलिटा भी अब इसमें शामिल है। उधर फ्यूचर में हम लेव के साथ ही ऐश को देखते हैं जो बर्टन और कॉनर के पेरिफेरल स्टफ बना रही होती है। वहीं 2032 में जब बॉब की आंख खुलती है तो वो अपने आप को कॉर्बेल के घर पर पाता है। वो जैसे ही कॉर्बेल को मारने की कोशिश करता है तभी कॉर्बेल की वाइफ उसे बिजली का एक शॉक दे देती है क्योंकि उन्होंने बॉब के गले पर एक इलेक्ट्रिक कॉलर लगाया था जिसका रिमोट कॉर्बेल की वाइफ के पास था। तभी हमें फिर से ऐश को दिखाया जाता है जो फ्लिन के दिमाग को चेक कर रही थी। उसे उसके चेकअप के दौरान उसके दिमाग से एक अलग ही केमिकल मिलता है। ऐश उस केमिकल के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी उनके घर में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की हेड इंस्पेक्टर एंसले लेव से डैनियल के मर्डर केस के बारे में कुछ बात करने आती है, जिस पर लेव बोलता है कि शायद अब मुझे अपना लॉयर बुला लेना चाहिए। जिस पर एंसले उसको कहती है कि मुझे पता है कि डैनियल की मौत में विल्फ का हाथ है, तो अगर तुमने अपना कोई लॉयर यहाँ बुलाया तो मैं इसी वक्त विल्फ को मर्डर केस में जेल में डाल दूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस टाइम इस घर में 3 पेरिफेरल स्टफ मौजूद हैं। वहीं कॉर्बेल की वाइफ बॉब के घर पर अकेली होती है जिसका फायदा उठाकर बॉब वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर बर्टन अपने दोस्त कॉनर के लिए मैकेनिकल लेग्स लाता है, पर कॉनर को तो फ्यूचर में जाकर अपने असली पैरों पर चलना था, इसीलिए वो इन लेग्स को मना कर देता है। तभी फ्लिन को 2099 से कॉल आता है जिसमें वो कॉनर और बर्टन को भी फ्लिन के साथ फ्यूचर में आने को कहते हैं। ये तीनों अपने पेरिफेरल स्टब में वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑफिसर एंसले उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन तीनों को जू नाम की जगह पर ले जाती है जहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रेनिंग हुआ करती थी। एंसले वहाँ अपने हाथ के इशारे से एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देती है और अपनी असिस्टेंट बीट्राइस को बर्टन और कॉनर के साथ ट्रेनिंग के लिए उस बिल्डिंग में भेज देती है जहाँ बीट्राइस उन्हें कहती है कि तुम्हें यहाँ के सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाना है, लेकिन हर फ्लोर पर तुम्हें पहले से ज्यादा आदमी मिलेंगे जो तुम्हें मारने के लिए ही प्रोग्राम किए गए हैं। अब कॉनर और बर्टन तो आर्मी के सोल्जर्स थे, वो सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिरी फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। उधर बाहर एंसले फ्लिन को बताती है कि हमारी टाइमलाइन में कॉनर एक विकलांग नहीं है और तुम्हारी भी शादी टॉमी से हो गई है, पर तुम्हारी टाइमलाइन में रिसर्च इंस्टीट्यूट ने छेड़छाड़ कर दी जिसकी वजह से तुम्हारी टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज हो गई। जिसके साथ एंसले उसको ये भी बताती है कि आरआई की समय में छेड़छाड़ की वजह से तुम्हारी टाइमलाइन में जैकपॉट इवेंट बहुत जल्द आएगा। उधर फ्लिन की मॉम को अचानक से दिखना बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, पर उस वक्त बर्टन का एक दोस्त वहाँ पर मौजूद होता है। वो उसकी मॉम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, पर बॉब ये सब देख लेता है और फ्लिन की मॉम का पीछा करने लगता है। उधर टॉमी को अपनी कार से बॉब की सुपरसोनिक गन मिलती है। तभी उसके पास उसके सीनियर शेरिफ जैकमैन का कॉल आता है। वो उसे कॉर्बेल के घर के सामने आने को कहता है। अब फ्यूचर में बर्टन और कॉनर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद एंसले इन तीनों को वापस अपने समय में भेज देती है। 2032 में आते ही उनको पता चलता है कि उसका एक दोस्त उनकी मॉम को हॉस्पिटल ले गया है। रास्ते में बर्टन अपने हैप्टिक डिवाइस से उनके उस दोस्त से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, पर वो हो नहीं पाता, जिससे वो समझ जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है। असल में उधर बॉब ने हॉस्पिटल में जाकर बर्टन के दोस्त को मार दिया है और उनकी मॉम को भी बंदी बना लिया है। अब टॉमी भी कॉर्बेल के घर जैकमैन से मिलने पहुंच जाता है। वहां पर कॉर्बेल की वाइफ की बॉडी पड़ी थी जिसे बॉब ने मारा था, जहां जैकमैन टॉमी से कहता है कि तुम कॉर्बेल की वाइफ की मौत का इल्जाम फ्लिन और बर्टन पर लगा दो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। असल में जैकमैन पैसों के लिए कॉर्बेल के लिए काम करता है और उसने ही बॉब को बचाया भी था। जिसके बाद हमें फ्यूचर में एंसले को दिखाया जाता है जिसके पास चेरिस मिलने आती है। वो एंसले से कहती है कि एलिटा ने हमारा न्यूरल एडजस्टमेंट का डेटा चुराया है जिसके पीछे लेव भी लगा है और अगर वो डेटा लेव के हाथ में लग गया तो बहुत गलत होगा, इसलिए तुम उसे और फ्लिन को मार दो। उधर हॉस्पिटल में बॉब फ्लिन की मॉम से कहता है कि ये सब मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तभी बाहर बर्टन और फ्लिन भी पहुंच जाते हैं। वो बाहर से ही अपने कैमरे की मदद से दीवारों के आर पार देख लेते हैं, जिससे बर्टन समझ जाता है कि किलर कौन है। वो बाहर से ही उस पर एक गोली चला देता है जिससे बॉब मारा जाता है। तभी हमें 2032 में ऐश को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी से कोड लैंग्वेज में बात कर रही होती है।
वो किसी बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से लगता है कि ये लेव के साथ बस अपने किसी मतलब से काम कर रहे हैं। असल में तो इनका प्लान कुछ और ही है, पर लेव इनकी कोड लैंग्वेज समझ जाता है और वो ऐश के साथी को मारने की धमकी देता है कि मुझे अपना प्लान बताओ वरना ये मारा जाएगा। जिस पर ऐश उसको बता ही देती है कि एलिटा ने रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ डेटा चुराया था जिसे उसने बर्टन के हैप्टिक डिवाइस में डाला था, पर गलती से उस डिवाइस को पहले फ्लिन ने इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से अब वो डेटा एक बैक्टीरिया के रूप में फ्लिन के दिमाग में है। एलिटा उस डेटा को नियो प्राइम को देने वाली थी, जिससे वो इस दुनिया को नष्ट करके एक नई दुनिया बनाएगा। ये सब जानने के बाद लेव उन दोनों को छोड़ देता है और कहता है कि आगे से मेरे पीछे कोई काम मत करना। साल 2032 में टॉमी जैकमैन की बातों से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को नहीं फंसा सकता। वो वापस कॉर्बेल के घर जाता है और जैकमैन को गन दिखाते हुए कहता है कि अब मेरी कहानी सुनो। बॉब यहाँ आया, उसने पहले जैकमैन को गोली मारी और फिर कॉर्बेल को जख्मी किया। जैकमैन उसकी बात पर हंसने लगता है, पर तभी टॉमी उसको गोली मारकर मार देता है और कॉर्बेल पर सोनिक गन से हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो अपने साथी पुलिस वालों को भी कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है और उनको बताता है कि बॉब ने इन दोनों को मार दिया। पर तभी हमें पता चलता है कॉर्बेल सोनिक गन के हमले से बच गया है। उधर फ्यूचर में एंस्ले, फ्लिन, कॉनर और बर्टन के साथ एक मीटिंग करती है। वो उनसे कहती है कि तुम मेरी इस दुनिया को बचाने में मदद करो, जिस पर फ्लिन उससे कहती है कि पहले तुम्हें मेरी मॉम का ट्यूमर ठीक करना होगा। पर एंस्ले उसको कहती है कि अब हम तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सकते, अब बहुत देर हो चुकी है, उनके पास बस 3 हफ्तों का ही टाइम बचा है। ये सुनते ही फ्लिन वापस अपनी मॉम के पास अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाती है और उनके साथ जितना वक्त हो सके उतना वक्त गुजारने की कोशिश करती है। अब फ्यूचर में ऐश से मिलने चेरिश आती है। ऐश उसको बताती है कि एलिटा का चुराया हुआ सारा डेटा फ्लिन के माइंड में है, यानी अब ऐश भी चेरिस के लिए काम कर रही है। चेरिस उसको बताती है कि वो बहुत जल्द फ्लिन की टाइमलाइन में छेड़छाड़ करके उसकी टाइमलाइन में जैकपॉट इवेंट को जल्दी ले आएगी, जिससे फ्लिन की मौत हो जाएगी। उधर फ्लिन दोबारा से फ्यूचर में विल्फ से मिलने आती है। वो विल्फ से कहती है कि शायद अब हमें एलिटा से मिलना ही पड़ेगा, पर विल्फ उसको कहता है कि हमें नहीं पता कि एलिटा कहाँ पर है। जिस पर फ्लिन अपने हैप्टिक डिवाइस की मदद से विल्फ के दिमाग में जाकर उस जगह का पता लगा लेती है जहां विल्फ और एलिटा बचपन में जाया करते थे। वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एलिटा का बच्ची वाला स्टंप मौजूद होता है। एलिटा फ्लिन से यहाँ से जाने को कहती है और खुद विल्फ को अपने साथ अकेले में कुछ बात करने के लिए ले जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है, पर विल्फ को वो जगह याद ही नहीं होती है। तभी वहाँ पर बड़ी एलिटा आ जाती है जो विल्फ को बताती है कि हम दोनों के सर में एक इम्प्लांट लगाया गया था जिससे हमारी यादें मिटा दी गई थी, पर जैसे ही मैंने वो इम्प्लांट अपने दिमाग से हटाया मुझे सब कुछ याद आ गया कि कैसे क्लेप्ट और लेव ने मिलकर हम दोनों की फैमिलीज को मारकर इसी जगह पर दफना दिया था। असल में क्लेप्ट एक बहुत पावरफुल संस्था है। तभी वहाँ और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एलिटा विल्फ को बताती है कि इन सब की फैमिलीज को भी उन्होंने मार दिया। मेरे पास ऐसे ना जाने पता नहीं कितने राज हैं जो अब फ्लिन के दिमाग में हैं। अब साल 2023 में टॉमी फ्लिन के पास आता है और उसको बताता है कि मुझे अंदर से खबर मिली है कि जल्द ही हमारे शहर पर न्यूक्लियर हमला होने वाला है। ये जानकर फ्लिन जल्दी से फ्यूचर में अपने पेरिफेरल स्टब में आ जाती है जहां पर उसे अपने सामने ऐश दिखाई देती है। उसे उसकी बातों से पता चलता है कि वो अब चेरिस के लिए काम कर रही है। वो ऐश से चेरिस का प्लान पूछती है। वो फ्लिन को बताती है कि चेरिस तुम्हारी टाइमलाइन में एक जैकपॉट इवेंट की मदद से तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मारना चाहती है। अब उसी टाइमलाइन में कॉनर भी होता है। फ्लिन सीधा कॉनर के पास जाती है और उसे अपना प्लान बताती है। वो अपने इस प्लान में इंस्पेक्टर एंस्ले को भी शामिल करती है। वो एंस्ले से उसका एक और ऐसा पेरिफेरल स्टब बनवाने को कहती है जिसमें उसके शरीर के साथ साथ उसके दिमाग का एलिटा वाला डेटा भी मौजूद हो, जिसके साथ वो उससे आरआई यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टब पोर्टल का एक्सेस मांगती है। जिस पर एंस्ले उसकी बात मान तो लेती है, पर वो उसको कहती है कि तुम्हें उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो डेटा हमारी दोनों की टाइमलाइन को खत्म कर सकता है। जिसके बाद फ्लिन आरआई में जाकर वहाँ के सभी स्टब गार्ड्स को मार देती है और वहाँ रखी एक टाइम वॉच से स्टब पोर्टल को खोल देती है। अब हमें फ्लिन का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। असल में वो इस पोर्टल की मदद से वापस अपनी टाइमलाइन में जाकर
कॉर्नर से अपने आप को गोली लगवा लेगी जिससे वो मर जाएगी और चेरिस उसका पीछा छोड़ देगी और उसकी टाइमलाइन में उस जैकपॉट को भी नहीं लाएगी जिससे उसकी फैमिली बच जाएगी। वो ऐसा ही करती है, अपनी टाइमलाइन में जाकर कॉर्नर से अपने आप को गोली से मरवा देती है। पर साल 2099 यानी कि फ्यूचर में फ्लिन का स्टब जिंदा होता है क्योंकि उसने मरने से तुरंत पहले अपनी कॉन्शियसनेस को उस पोर्टल की मदद से अपने फ्यूचर के नए स्टब में डाल दिया था, जिसके बाद अब वो और एंस्ले मिलकर अपना आगे का काम करने के लिए चल देती हैं और इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, फ्लिन और चेरिस की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शायद अगले सीजन में हमें फ्लिन का एक नया रूप देखने को मिलेगा क्योंकि अब वो फ्यूचर में ही रहेगी, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा इसके सीजन 2 का, क्योंकि फिलहाल तो सीजन 1 में बस इतना ही। सो विद ऑल दैट सेड, आज की कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।